नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका इंटर्न स्लाइड यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर आपके सामने उपस्थित हैं एक नई वीडियो के साथ, जिसमें हम जीके के प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जीके और या इसको जीएस सामान्य अध्ययन जिसको आप कहते हैं, जनरल स्टडीज़। दोस्तों, ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, चाहे वो सुपर टेट का हो, लेखपाल का हो, ग्रुप डी का हो या यूपी पीसीएस प्रीलिम्स का हो, सभी में इसके क्वेश्चन घुमा फिरा करके पूछे जाते हैं। तो ज़्यादा समय न लेते हुए शुरू करते हैं आज के अपना ये वीडियो। दोस्तों, ये जीके का मेरे ख्याल से 12वां वीडियो है। तो जब आप प्लेलिस्ट में जाएंगे, प्लेलिस्ट मैंने यूपी ट्रिपल एससी नाम से बनाया है, यूपी ट्रिपल एससी जीके के क्वेश्चन, ठीक है। तो वहाँ पर आपको ये मिल जाएगा। और चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। पहला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान से है। भारत के संविधान का भारत के संविधान का अनुच्छेद 243 निम्नलिखित में से किसकी व्याख्या करता है? तो 243 किसकी व्याख्या करता है? देखिए, भूमि सुधार, पंचायती राज प्रणाली, मौलिक कर्तव्य या राज्यपाल की विवेकाधीन शक्तियाँ। तो दोस्तों, जो ये व्याख्या करता है पंचायती राज प्रणाली की, अनुच्छेद 243। पंचायती राज प्रणाली जो है, ये 73वें संविधान संशोधन अधिनियम, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा स्थापित किया गया था। तो यह भी कभी कभी प्रश्न पूछता है कि ये पंचायती राज व्यवस्था किस संशोधन के तहत लाया गया। तो जो पंचायती राज प्रणाली है 73वें संविधान संशोधन द्वारा, जिसमें एक 73वां हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत और नगर पंचायत जो थी वो 74वां संविधान संशोधन था। ये ध्यान रखिएगा, जो नगर पालिका का चुनाव होता है 74वें संविधान संशोधन द्वारा, और जो ग्राम पंचायत का है उसका जो है 73वें संविधान संशोधन द्वारा। तो पंचायती राज प्रणाली के बारे में पूछा है तो अनुच्छेद 243 के तहत ये लाया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न पूछा दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? ऑक्सीजन को प्राणवायु भी कहते हैं। तो रोनाल्ड प्रिस्टले या जॉन नेपियर। तो दोस्तों, ऑक्सीजन की खोज जो है प्रिस्टले साहब ने किया था। प्रिस्टले, ऑप्शन नंबर बी सही है। और इनका पूरा नाम है जोसेफ प्रिस्टले। कब किया था? 1774 में ऑक्सीजन की खोज किया था। और इसे समय इन्होंने जो है एक पुस्तक लिखी थी, ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर। ऑब्जर्वेशन ऑन, इनकी बुक है ऑब्जर्वेशन ऑन डिफरेंट काइंड्स ऑफ एयर। तो ये पुस्तक का नाम है दोस्तों, इसको आप नोट कर लीजिए। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए अगले हम चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा क्या है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर पूछा है दोस्तों। मैनचेस्टर जो शहर है वो सूती वस्त्र उद्योग के लिए बहुत प्रसिद्ध है। इसलिए भारत में जब मैनचेस्टर की बात की जाता है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन सा है, तो दोस्तों ये कौन सा है? कोयम्बटूर, मदुराई, बेंगलुरु या चेन्नई? तो दोस्तों ये है कोयम्बटूर, जो कि तमिलनाडु में स्थित है। और ये कैसा शहर है? ये कपड़ा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, यानी सूती वस्त्र उद्योग का यहाँ पे विकास हुआ है, इसलिए इसको दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है? तो संगम साहित्य में दोस्तों क्या होता है? संगम साहित्य जो संगम काल था उस संगम साहित्य के लिए प्रसिद्ध था। और ये दोस्तों तमिल साहित्य के लिए प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत के जो आप प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पर आपको मिलेगा तमिल साहित्य से संबंधित है संगम साहित्य, या इसी को कहते हैं। और इसमें जो है 3 राजवंशों का आता है उसमें, चोल, चेर और पांड्य। तो जो है चोल,
चेर और पांड्य राजवंशों का जो है उसमें आता है। तो ये जो है तमिल साहित्य संगम साहित्य के रूप में प्रसिद्ध है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राचीन भारत के महान व्याकरणविद पतंजलि किसके समकालीन थे? तो दोस्तों पतंजलि जो थे वो चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, पुष्यमित्र शुंग या वासुमित्र, तो दोस्तों ये थे पुष्यमित्र शुंग के समकालीन। प्राचीन भारत के जो महान व्याकरणविद थे पतंजलि, ये पुष्यमित्र शुंग के समकालीन थे। पुष्यमित्र शुंग अंतिम मौर्य सम्राट बृहद्रथ की हत्या करके शुंग वंश की स्थापना किया था। तो ये जो पुष्यमित्र सिंह ने ये क्या था? शुंग वंश का संस्थापक था और इसी के समकालीन थे महर्षि पतंजलि। चलिए आगे बढ़ते हैं। जंग लगने पर लोहे का भार बढ़ता है, घटता है, कोई परिवर्तन नहीं या परिवर्तन होता है? दोस्तों इसका उत्तर मैं बता चुका हूँ आपको, इसके पहले के वीडियोस में भी ये प्रश्न शायद आ चुका है। तो जंग लगने पर लोहे का भार जो है बढ़ता है, ये आप याद रखिए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से गुजरती है? दोस्तों निम्नलिखित में से पूछा है किन राज्यों से होकर गुजरती है। तो अगर आपको पता रहे भारत में कर्क रेखा किन राज्यों से होकर गुजरती है तो आप बड़े आसानी से उसका उत्तर दे पाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों ये आपका गुजरात है, तो ये जो है दरअसल गुजरात से इस तरह से गुजरात है, तो राजस्थान गुजरात, ठीक है। मध्य प्रदेश देखिए गुजरात से जाता है, राजस्थान से जाता है, मध्य प्रदेश से जाता है, उसके बाद झारखंड से भी जाता है, छत्तीसगढ़ से भी जाता है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ के अलावा दोस्तों झारखंड हो गया, झारखंड से जाता है और छत्तीसगढ़ से जाता है, फिर आपके पश्चिम बंगाल में पहुंचता है, पश्चिम बंगाल के बाद त्रिपुरा और मिजोरम में भी पहुंचता है। तो मिजोरम में, असम में नहीं पहुंच रहा है दोस्तों, असम में नहीं पहुंच रहा है। तो पूछा है किन राज्यों से होकर गुजरती है, इसके लिए कूट दिया हुआ है 1 2 3 4, यानी चारों में से गुजरती है, तो चारों में से तो नहीं है, यानी 1 2 4, यानी 1 2 4 यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो कुल हमने देखा कुल 8 भारत के कुल 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा गुजरती है, जिसको हमने अभी आपको बताया कि गुजरात, राजस्थान, उसके बाद आता है आपका मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़ और झारखंड, उसके बाद पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। तो इतने सारे राज्य हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो ये बताना है कौन सुमेलित नहीं, यानी सभी सही होंगे लेकिन कौन एक ऐसा है जो सुमेलित नहीं है। तो MS वर्ड, डॉक, ठीक है, MS एक्सेल, XLS, MS पेंट, JPG या MS पावर पॉइंट। दोस्तों जो पावर पॉइंट होता है उसमें आप क्या PPT का इस्तेमाल करते हो ना, पावर पॉइंट में PPT होता है, तो ये PTP लिखा हुआ, ये गलत लिखा हुआ, तो यही जो है सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों जो है सुमेलित हैं, बाकी तीनों सुमेलित हैं दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला देखिए, संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? ये पूछा संविधान सभा के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्तों जब संविधान सभा का गठन हुआ था तो सबसे पहले जो अध्यक्षता की थी, चाहे वो अस्थाई तौर से की चाहे अस्थाई तौर से की, तो अस्थाई तौर से सबसे पहले की डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, और उनके मतलब कि हटने के बाद अध्यक्ष पद से अस्थाई रूप से राजेंद्र प्रसाद ने अध्यक्षता की थी। तो ये नहीं पूछा है अस्थाई या अस्थाई, जब अस्थाई पूछता है तब डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लगाते हैं, जो अस्थाई पूछता है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद लगाते हैं कि पहले अध्यक्ष कौन थे। लेकिन यहाँ सिर्फ कहा है पहले अध्यक्ष कौन थे, तो पहली बार अध्यक्षता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने ही की थी, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ही इसके सही उत्तर हैं, तो इसको आप ध्यान दीजिए। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ग्रंथि जिसमें अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी दोनों कार्य होते हैं वो कौन सी ग्रंथि है? ठीक है, पीयूष ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, अग्नाशय या अधिवृक्क। तो दोस्तों जिसमें दोनों कार्य होते हैं अंतःस्रावी और बहिर्स्रावी, वो होता है आपका अग्नाशय। अग्नाशय होता है, वो दोनों रूपों में कार्य करता है। अगर बात करें कि सबसे बड़ी ग्रंथि मानव शरीर की कौन सी है दोस्तों,
तो वो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। और अग्नाशय दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। अग्नाशय सेकंड लार्जेस्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो राज्यों की बात कर, राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष, राज्य का वित्त मंत्री, राज्य का राज्यपाल या उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। तो मुद्रा बिल होने को राज्य विधानसभा का अध्यक्ष ही प्रमाणित करता है। ठीक वैसे दोस्तों, जैसे संसद में कोई भी धन विधेयक है या नहीं, इस बात को कौन प्रमाणित करता है या इसका डिसीजन कौन करता है? तो उसका लोकसभा अध्यक्ष करता है। ठीक है, तो उसी तरह से यहाँ पर विधानसभा अध्यक्ष के पास ये पावर होता है कि ये तय करे कि ये धन विधेयक है अथवा नहीं। ये धन विधेयक को ही मुद्रा बिल यहाँ पर लिखा गया है। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वनों की कमी, नगरीकरण और प्रदूषण का बढ़ना निम्नलिखित किन कारण से है? अब दोस्तों देखिए, अब वनों की कमी क्यों होती है? ग्रीन हाउस इफेक्ट से भी होती है, वैश्विक तापमान से भी होती है, ओजोनीकरण रिक्तीकरण से भी होती है, आबादी बढ़ने से भी होती है। लेकिन हमें उस कारण को जानना होगा जो इन तीनों के लिए जिम्मेदार है। वनों की कमी के लिए भी, नगरीकरण के लिए, प्रदूषण की। अब जाहिर सी बात है, नगरीकरण कैसे हो रहा है? तो जनसंख्या वृद्धि के लिए हो रहा है। यानी जनसंख्या वृद्धि सभी समस्याओं की जड़ है। जनसंख्या वृद्धि होती है तो वनों की कमी भी होती है और प्रदूषण भी बढ़ता है। नगरीकरण तो होता ही है, तो आबादी का बढ़ना। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर है। कॉमन सेंस है, कोई भी कर लेगा, तो इसको आप ध्यान में रखिए। इसके अलावा दोस्तों, वैश्विक तापन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। तो वैश्विक तापन जो हमारी पृथ्वी है उसका एक तापमान है। तो इसकी जो टेम्परेचर है वो समय समय पर धीरे धीरे कुछ न कुछ बढ़ रही है। इसके बढ़ने का भी कारण है, इसके बढ़ने का कारण है दोस्तों ग्रीन हाउस इफेक्ट। ग्रीन हाउस दोस्तों आप जानते होंगे कि एक ऐसा घर हुआ करता था जो ऐसे स्थान पर सब्जी उगाने, शीशे का घर होता था, उसमें प्रकाश आ जाता था और प्रकाश बाहर नहीं जा पाता था, उसकी ऊष्मा बनी रहती थी और उसमें सब्जियों की खेती हो जाती थी। उसको ग्रीन हाउस बोलते थे। लेकिन दोस्तों, जब अब ग्लोबल स्तर पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की बात करते हैं, यानी जो हमारे पृथ्वी के ऊपर जो बहुत सारे कार्बन तत्व जा करके जम जा रहे हैं, क्षोभ मंडल में कार्बन पार्टिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा जमते जा रहे हैं। इसकी वजह से दोस्तों क्या हो रहा है कि जो भी धरती पर सूर्य की गर्मी आती है और जब रात में पार्थिव विकिरण होता है तो ये पृथ्वी रिलीज करती है, अपना विकिरण करती है। तो ये जो ऊष्मा होती है पृथ्वी की एक दायरे में सिमट जाती है और ये बाहर नहीं जा पाती है। क्यों नहीं जा पाती? क्योंकि ये जो है यहाँ पर चारों तरफ कार्बन के लेयर्स पाए जा रहे हैं क्षोभ मंडल में। इसी वजह से हमारे पृथ्वी का जो टेम्परेचर है दोस्तों, तापमान दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है वनों की कमी वगैरह और बहुत सारी प्रजातियों का विलुप्त होना आदि समस्याएं आ रही हैं। तो दोस्तों, कई समस्याओं के लिए रिस्पॉन्सिबल है ग्रीन हाउस इफेक्ट भी और वैश्विक तापन भी। तो मैं समझता हूँ इन चीज़ों को आपने अच्छे से समझा होगा। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। निम्नलिखित केंद्र शासित क्षेत्रों में सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है? तो सर्वाधिक बड़ा आकार पूछा गया है चंडीगढ़, लक्षद्वीप, दमन और दीव या पुदुचेरी। तो दोस्तों इसमें सही उत्तर है सर्वाधिक बड़ा आकार किसका है केंद्र शासित प्रदेशों में? तो यह है पुदुचेरी। पुदुचेरी का आकार सर्वाधिक बड़ा है। चलिए अगर बात करें क्षेत्रफल की, तो इसका क्षेत्रफल जो है 25,361 किलोमीटर स्क्वायर तथा यह पहले फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें 4 पृथक जिले समावेश थे। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये इसके कई जिले अलग अलग आपको दिखाई देंगे। कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? जीवित पक्षी कौन सा जीवित पक्षी विश्व का सबसे छोटा अंडा देता है? तो दोस्तों ये है क्या? बी हमिंगबर्ड जो सबसे छोटा अंडा देता है। और इसकी खासियत क्या है दोस्तों? ये एक बार में सिर्फ 2 ही अंडे देता है।
1 पॉइंट। दूसरा पॉइंट दोस्तों, यहाँ हॉर्नबिल की बात की गई, तो हॉर्नबिल जो कहाँ पाया जाता है, नागालैंड में पाया जाता है, नागालैंड के क्षेत्रों में। और यहाँ पर नागालैंड में हॉर्नबिल फेस्टिवल मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? ये 1 से 10 दिसंबर तक, 1 से 10 दिसंबर को प्रतिवर्ष हॉर्नबिल महोत्सव का आयोजन किया जाता है नागालैंड में। चलिए आगे बढ़ते हैं। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम योजना किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए, भारत में गिरते हुए शिशु लिंग अनुपात को का समाधान एवं बालिकाओं को सशक्त बनाना। बिल्कुल सही उत्तर है, इसमें अब ज़्यादा आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो पहला ऑप्शन सही है। योजनाएं आपको पता होना चाहिए और योजनाओं पर भी प्रश्न आते हैं। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से किसका अधिकतम तापजनक मान होता है? तापजनक मान किसका अधिकतम होता है? तो इनमें से दोस्तों है, ऑप्शन है हाइड्रोजन, बी काठ कोयला, सी प्राकृतिक गैस या डी गैसोलीन। तो सही उत्तर है दोस्तों हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का जो तापजनक मान है ये अधिकतम होता है। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है? एक काम 100 दिनों में पूरा हो सकता है, तथापि 10 कामगारों की अनुपस्थिति के कारण यह 110 दिनों में पूरा हुआ। असल में कामगारों की संख्या कितनी थी? दोस्तों अब यहाँ से मैथमेटिक्स का सवाल शुरू हो गया, लेकिन क्योंकि 2-3 सवाल है तो लाइए आपको हम सॉल्व करके दिखा देते हैं। देखिए प्रश्न क्या है, एक काम कितने दिन में हो रहा है? 100 दिन में। तो मान लेते हैं उस एक काम को यक्स लोग मिलके कर रहे हैं, यक्स लोग कर रहे हैं कितने दिन में? 100 डेज में। यहाँ डेज लिखेंगे, यहाँ मैन लिखेंगे, ओके। उसके बाद 10 कामगारों की अनुपस्थिति के, यानी 10 कामगार नहीं अगर आते हैं, यानी x में से x माइनस 10 अगर कर दें, इतने कामगार अगर कार्य केवल करते हैं तो ज़्यादा समय लग रहा है, यानी 110 दिन लग रहा है, यही बता रहे हैं 110 दिन लग रहा है। तो असल में कह रहे हैं कामगारों की संख्या कितनी थी, यानी x की संख्या पूछ रहे हैं, शुरुआत में कितने लोग थे। अब देखिए ऐसे प्रश्नों में जब आप इस तरह से लिख लेंगे ध्यानपूर्वक, तो आप देखिए छोटे से बड़े की तरफ आप तीर खींच दीजिए। यहाँ देखिए 100 से 110 की तरफ ऐसे एक तीर खींचिए, ठीक है। और यहाँ पर देखिए छोटा कौन है, x है कि x माइनस 10 है? तो x माइनस 10 जो है छोटा है, क्योंकि इसमें से 10 कम है x से, तो ये छोटा है। छोटे से बड़े की तरफ हमने तीर खींच दिया। अब हम क्या करेंगे, एक समीकरण बनाएंगे। यहाँ देखिए x माइनस 10 लिखेंगे, x माइनस 10 ऐसे लिखेंगे रेशियो, फिर ये x लिखेंगे, फिर ये डबल रेशियो, समानुपात इसको बोलते हैं। उसके बाद हम ये 100 लिखेंगे। 100 क्यों लिखेंगे? पहले हम छोटे वाले को लिखते हैं, फिर बड़े वाले को लिखते हैं। 1 सेकंड। अब दोस्तों हम करते क्या हैं, यहाँ पर 110 है। अब करते क्या हैं दोस्तों, जो पास वाली चीज़ है इसको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो है x माइनस 10 को इसमें 110 में मल्टीप्लाई करेंगे, तो मिलेगा क्या हमें? 100x इज इक्वल टू ये 110 गुणे x माइनस 10। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा दोस्तों 110x माइनस 1, ये आ जाएगा। अब चूंकि जीरो सबके पास है तो एक एक जीरो सब में से कैंसिल हो जाएगा। इस तरफ देखिए 11x है, इस तरफ 10x है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप 10 को इधर लाइए और ये माइनस 110 को उधर ले जाइए, तो 11 में से 10 घट जाएगा, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 110 आ जाएगा। तो ऑप्शन में देखिए 110 है क्या? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन में बी में देखिए 110 दिखाई दे रहा है, तो x का मान आ गया 110 और यही पूछा है। तो इस तरह के गणित के सवालों को दोस्तों ऐसे ही हम हल करते हैं। तो फिलहाल अब इसको हम हटा देते हैं। चलिए इस तरह से अभी देखिए, क्योंकि इसमें लिखने में समस्या हो रही है और जगह की कमी है, तो मैथमेटिक्स के जो सवाल होंगे दोस्तों हम उसको अलग से हल करेंगे, उसके लिए आप टेंशन ना लें।
मैथमेटिक्स बहुत ही अच्छे तरीके से हम आपको यहाँ पर सॉल्व करेंगे। उनके क्वेश्चन जो भी अक्सर पूछे जाते हैं, चाहे सुपर टेट में चाहे किसी अन्य प्रतियोगी परीक्षा में, उनको हम सॉल्व करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पास्कल इकाई है। देखिए ये फिजिक्स का क्वेश्चन, पास्कल किसका इकाई है दोस्तों? तो पास्कल है दाब की इकाई है। दाब का फार्मूला क्या होता है? दाब बराबर प्रेशर, पी बराबर क्या होता है? फोर्स अपान एरिया। ठीक है, फोर्स अपान एरिया। फोर्स का जो मात्रक होता है क्या होता है? न्यूटन, न्यूटन। और एरिया का क्या होता है? मीटर स्क्वायर, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो दाब को न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी कहते हैं या पास्कल में इसको व्यक्त कर देते हैं। चलिए अगला देखिए प्रश्न फिर है, फिजिक्स का एक न्यूमेरिकल है और देखा है, कह रहा है कि एक उत्तल लेंस है जिसकी फोकस लंबाई 40 सेंटीमीटर है। ठीक है, और 25 सेंटीमीटर फोकस लंबाई के एक अवतल लेंस के साथ स्पर्श करता है। तो क्या बताना है? इस संयोग की पावर क्या है? ठीक है, तो एक उत्तल लेंस है, एक जो 40 सेंटीमीटर है जिसकी फोकस लंबाई, और दूसरा है अवतल लेंस इसके साथ स्पर्श कर रहा है। तो इन दोनों को मिलाने के बाद इनका जो है, इनका जो पावर क्या होगा, संयोग का पावर क्या होगा? तो दोस्तों इसके लिए एक फार्मूला है, 1/F इज इक्वल टू 1/F1 माइनस 1/F2 इंटू 100। इस फार्मूले से इसको सॉल्व करेंगे। और चूँकि यहाँ पे जगह कम है, नहीं तो मैं आपको सॉल्व करके दिखा देता। इसको आप सॉल्व करिएगा, आंसर आपका आ जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, ये भी देखिए